नमस्कार। इन तस्वीरों को देखकर आपको क्या लग रहा है? ये कजान रशिया में जारी ब्रिक्स के 16वें समिट का तस्वीर है, जहां पर ब्राजील, रशिया, चीन, इंडिया और साउथ अफ्रीका के अलावा 4 अन्य देशों के मुखिया एक साथ जमा है। इन तस्वीरों को राइज ऑफ ब्रिक्स की तस्वीरों के तौर पर देखा जा रहा है। इन तस्वीरों में ऐसा क्या है? दरअसल इस समिट को लेकर पूरी दुनिया 2 धड़ों में बटी हुई है। एक है ग्लोबल साउथ और दूसरी तरफ है वेस्टर्न वर्ल्ड। वेस्टर्न वर्ल्ड को इस समिट के बाद से पूरी तरह से एक जबरदस्त खलबली मची हुई है। अगर आप वेस्टर्न वर्ल्ड के मीडिया को देखें, वॉशिंगटन पोस्ट को देखें, न्यूयॉर्क टाइम्स को देखें, ब्लूमबर्ग को देखें, CNN को देखें, फोर्ब्स को देखो, इन तमाम मीडिया संस्थानों में ब्रिक्स के इस समिट को लेकर बड़ी नेगेटिव रिपोर्टिंग हो रही है। किसी तरह यह जताने की कोशिश की जा रही है कि यह जो समिट है यह फेल है, ब्रिक्स के सदस्यों में आपस में दरार है, आपस में तनाव है, इस तरह की खबर लिखी जा रही है। दूसरी तरफ ग्लोबल साउथ है, वो ये कह रहा है कि अब ब्रिक्स की जो सत्ता है वो शुरू हो चुकी है। न्यू ग्लोबल ऑर्डर को ब्रिक्स अब लीड करने वाला है। तो इस तरह की बातें हैं। अब समझ भी आता है कि दरअसल ये ब्रिक्स का 16वां समिट है। आज ऐसी बातें क्यों हो रही है? अब ऐसा हंगामा क्यों हो रहा है? क्यों वेस्टर्न वर्ल्ड में खलबली मची है और क्यों ग्लोबल साउथ इसको शानदार आयोजन के तौर पर देख रहा है? इसके पीछे 2 वजह हैं। एक है, चूंकि यह समिट रशिया में हो रहा है और पुतिन का शानदार आयोजन जो उसकी तस्वीरें आ रही हैं, उससे वेस्टर्न वर्ल्ड एक तरह से खपा है, एक तरह से अचंभे में है। अचंभे में इसलिए क्योंकि पूरा वेस्टर्न मीडिया ये बताने की, पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड ये बताने की कोशिश करता है, खासतौर पर यूएस में यह बताने की कोशिश की जा रही है कि पुतिन को पूरी तरह से दुनिया में रूस को आइसोलेट कर दिया गया है, अकेला कर दिया गया है, उससे कोई संबंध बनाने को तैयार नहीं है, और तैयार भी है तो कोई उसके साथ इस तरह एक मंच पर आने को तैयार नहीं है। पहले जो ये जो प्रोपेगेंडा था ये यहां पर ध्वस्त होता दिखाई देता है, क्योंकि एक साथ दुनिया के बड़े देशों में चीन भी है, इंडिया भी है, ब्राजील भी है, साउथ अफ्रीका भी है, ईरान भी है, UAE भी है, वो एक साथ मंच पर हाथ मिलाते हुए पुतिन के साथ खड़े हैं। लेकिन ये अकेला रीजन नहीं है। वो रीजन है कि कजान रशिया में जो समिट हो रहा है, इसने यहां तक आते आते कुछ ऐसी ऊंचाइयां हासिल कर ली है कि अब वेस्टर्न वर्ल्ड की आंखें खुली हैं। ये क्या ऊंचाइयां हैं? ऊंचाइयां ये हैं कि एक तो इसका एक्सपेंशन हुआ है। कहा जा रहा था ब्रिक्स एक तरह से फेलियर एक्सपेरिमेंट है, लेकिन इस 2024 में कजान में 4 नए मेंबर जुड़े हैं, और ये 4 नए मेंबर है ईरान, इजिप्ट, इथियोपिया और UAE, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। ये नए मेंबर बने हैं। इसके अलावा जो लिस्ट है 40 से ज्यादा देश है, जिसमें टर्की, बेलारूस, थाईलैंड, इंडोनेशिया ये देश है जो कि इस ब्रिक्स की मेंबरशिप लेने के लिए वो अब फिलहाल लाइन में लगे हैं, वो उत्सुक है। लेकिन अब इस ब्रिक्स के बनने के बाद, यानी जो पहले 5 मेंबर थे, 4 नए मेंबर जुड़े हैं, उसके बाद जो अब आंकड़ा बनता है वो अपने आप में बताने वाला। दरअसल अगर मैं आपसे पूछूं कि दुनिया में वो कौन सा ग्रुप है, वो कौन सा ब्लॉक है जो सबसे पावरफुल है, तो आपको एक नाम ध्यान आएगा, वो है G7। G7 1973 में ऑयल क्राइसिस के बाद यूएस के नेतृत्व में एडवांस्ड इकोनॉमीज वाले जो देश थे, जिसमें कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके, यूएस ये थे, इन्होंने एक ब्लॉक बनाया, एक ग्रुप बनाया जिसका नाम रखा G7। इसमें यूरोपियन यूनियन भी एक तरह से अस्थायी मेंबर है। पूरी दुनिया में इकोनॉमी हो, ट्रेड हो, डिप्लोमेसी हो, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हो, इन्हीं देशों का दखल है, इन्हीं का वर्चस्व है। और इस ग्रुप में किसी नए मेंबर को घुसने की आजादी नहीं है, यानी नया मेंबर नहीं है, ये एक ऐसा एलीट क्लब है। तो जैसा कि हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी हाल ही में एक्सप्लेन किया था कि अब इस एलीट क्लब में किसी जो बाकी देश थे, जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, उनको घुसने को नहीं दिया गया, तो उन्होंने एक नया ब्लॉक बना लिया, वो था ब्रिक्स। शुरुआत ब्रिक्स से हुई, ब्राजील, रशिया, इंडिया और चाइना। 2006 में इसकी शुरुआत हुई। 2009 में ब्रिक्स का पहला समिट रशिया में हुआ, और 2010 में फिर 1 साल बाद साउथ अफ्रीका से जुड़ा, तब इसका नाम ब्रिक्स हो गया, ब्रिक्स से ब्रिक्स। और अब 2024 में 4 नए मेंबर जुड़े हैं। लेकिन
2006 के बाद 2009 और 2010 के बाद जो सफर ब्रिक्स ने तय किया है वो अपने आप में जबरदस्त है। वो इतना जबरदस्त है कि अब कई मामलों में, खासतौर पर इकोनॉमी और पॉपुलेशन, ग्रेन्स प्रोडक्शन हो, हर एक मामले में G7 को ब्रिक्स ने पीछे छोड़ दिया है। जी हां, ये है असली कारण जिससे यूएस, यूके और ये G7 क्लब जो है पूरी तरह से जला भुना बैठा है। और वहां का मीडिया भी उनको साफ दिख रहा है कि अब ना सिर्फ वेस्टर्न वर्ल्ड का वर्चस्व खत्म होने वाला है, बल्कि अब वहां की मीडिया का भी प्रोपेगेंडा का वर्चस्व खत्म होने वाला है। कैसे, मैं आंकड़ों के आधार पर बताता हूं। फिलहाल 2024 में जो ब्रिक्स के मेंबर्स हैं उनकी तुलना अगर हम G7 के मेंबर्स से करें तो ये आंकड़े समझ में आते हैं। ग्लोबल जीडीपी में G7 का जो परसेंटेज है वो है 30% से भी कम, 29.3%। वहीं ब्रिक्स का ग्लोबल इकोनॉमी में जो ग्लोबल जीडीपी जो है उसमें 37.4%, एक जबरदस्त गैप। ब्रिक्स ने जीडीपी के मामले में G7 को ओवरटेक कर लिया है। यह एक बड़ा कारण है कि वेस्टर्न वर्ल्ड पूरी तरह से हिला हुआ है। अगर दूसरे आंकड़ों में देखें, पॉपुलेशन के मामले में भी G7 मात्र दुनिया का 10% है, ब्रिक्स अकेले 45%, यानी बड़े हिस्से पर ब्रिक्स उसको लीड करेगा। और पॉपुलेशन में आपको बताऊं, आज की स्थिति में लायबिलिटी नहीं है, एक तरह से फायदे का सौदा है, जिस तरीके से प्रोडक्शन और इंडस्ट्री की हालत है। ग्रेन्स प्रोडक्शन, आमतौर पर ग्रेन्स प्रोडक्शन पर दुनिया की नजर नहीं होती है, लेकिन ये एक बड़ा इसको पैरामीटर समझ सकते हैं। G7 पूरी दुनिया के ग्रेन्स प्रोडक्शन का 25% ग्रेन्स उगाता है, प्रोड्यूस करता है, जबकि ब्रिक्स अकेले 42%। अगर जैसे मैंने जीडीपी के मामले कहा, तो जीडीपी की ग्रोथ भी अगर देखें तो एवरेज ग्रोथ रेट में G7 की ग्रोथ रेट बड़ी नॉमिनल सी है, 1 से 2%, बहुत स्लो है, जबकि ब्रिक्स देशों की जो एवरेज ग्रोथ रेट है वो 4 से 6% है, कई गुना ज्यादा। इसके अलावा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, ये भी एक बड़ा पावरफुल देश का, उसकी इकोनॉमी कितनी मजबूत है उसका एक बड़ा पैरामीटर है। G7 के पास कलेक्टिवली $4 ट्रिलियन का ही रिजर्व एक साथ है, जबकि ब्रिक्स के पास ये कलेक्टिव रिजर्व जो है 5.5 ट्रिलियन का है। यानी इस मामले में भी ब्रिक्स ने G7 को ओवरटेक कर लिया। एरिया वाइज देखें, क्षेत्रफल वाइज देखें तो G7 के पास 21 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर जमीन है, भूभाग है, जबकि ब्रिक्स के देशों के पास 40 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। इसमें भी जबरदस्त गैप है। एक और इंडिकेटर है कि किस देश के पास कितना डेट है। अगर हम G7 के देशों का कलेक्टिव डेट देखें तो जो जीडीपी है उसका 126%, G7 की कलेक्टिव जीडीपी का 126% उन पर डेट है। यानी अगर उनके पास 100 रुपए जीडीपी उनका है तो 126 रुपए उन पर कर्ज भी है, जबकि ब्रिक्स में ये माइनस में है और ब्रिक्स में मात्र 78% है। ये ब्रिक्स के देशों की जो मजबूत इकोनॉमी का एक और बड़ा इंडिकेटर है। आपको पता होगा यूएस के पास कुल जीडीपी से ज्यादा डेट यूएस के ऊपर है। इसके अलावा एक्सपेंशन के मामले में जैसे मैंने कहा कि G7 एक बड़ा इलीट क्लोज ग्रुप है, इसमें एक्सपेंशन कोई नया सदस्य नहीं बनता, नहीं बनाते। एक आध बार कोशिश रशिया को बनाने की हुई थी लेकिन उसको भी बाहर कर दिया गया। लेकिन रशिया ब्रिक्स से शुरू हुआ, साउथ अफ्रीका आया, अब 4 नए देश बने, 9 सदस्य फिलहाल है और मैंने कहा कि 40 से ज्यादा देश हैं जो कि फिलहाल लाइन में हैं और ब्रिक्स के मेंबर बनना चाहते हैं। ये एक बड़ा इंडिकेटर है जो बताता है कि वर्ल्ड ऑर्डर किस तरफ जा रहा है। अब पूरी दुनिया, खासतौर पर नॉन वेस्टर्न वर्ल्ड जो है, ब्रिक्स की तरफ देख रहा है। एक और बड़ा इंडिकेटर है पावर और स्ट्रेटेजी के मामले में, अगर आप वर्चस्व की बात देखें, वो है फ्यूल, पेट्रोल, फॉसिल फ्यूल। अब जो स्थिति है उसमें भी ब्रिक्स का कब्जा हो गया। फॉसिल फ्यूल का प्रोडक्शन जो है उस मामले में भी ब्रिक्स का कब्जा है। ईरान नया देश बना है, यूएई नया इसमें मेंबर बना है, रशिया तो ऑयल प्रोडक्शन के मामले में पहले है ही। तो इस मामले में भी ब्रिक्स का वर्चस्व बन गया है और G7 को यह चीज पता है, लिहाजा वो कई वर्षों से रिन्यूएबल एनर्जी पर ज्यादा जोर दे रहे हैं। अब उनको लगता है कि इस मामले में भी G7 बड़ा कमजोर है।
एक जो बड़ी स्थिति है कि नई बदलती दुनिया में टेक्नोलॉजी का बड़ा जोर है। टेक्नोलॉजी के मामले में G7 का पूरा कब्जा है, चाहे वो अगर आप ऑनलाइन टेक्नोलॉजी हो, चाहे वो AI टेक्नोलॉजी हो। इसमें यही वजह है कि ब्रिक्स के देशों ने अपने इस समिट में AI टेक्नोलॉजी को किस तरीके से उसको एक गोल बनाते हुए उस पर काम करें और धीरे धीरे अगले आने वाले 10-5 वर्षों में किस तरीके से टेक्नोलॉजी के मामले में AI को इनकॉर्पोरेट करते हुए किस तरीके से इस पर अपना वर्चस्व बनाए, इसकी कोशिश भी ब्रिक्स इस समिट में कर रहा है और उसको किसी तरह से पीछे नहीं छोड़ा रहा। यानी टेक्नोलॉजी के मामले में भी ब्रिक्स को आगे बढ़ना है, G7 को पीछे छोड़ना है, इस पे काम जारी है। एक और बड़ी चीज है, वो है करेंसी का वर्चस्व। डॉलर हम जानते हैं पूरी दुनिया में डॉलर का वर्चस्व है, उसको भी कमजोर करने पर लगातार काम कर रहा है। उसमें हालांकि भारत पर बड़ा दबाव है कि भारत इसमें किसी तरह ब्रिक्स का साथ ना दे और एक तरीके से ये प्रेशर यूएस की तरफ से, यूके की तरफ से, यूरोपियन यूनियन की तरफ से लगातार करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन ब्रिक्स लगातार इस और काम कर रहा है कि कैसे आपस में जो ट्रेडिंग है वो एक नॉन डॉलर करेंसी में ट्रेडिंग की जाए। उस पर सहमति भी है और कुछ अड़चने भी हैं, लेकिन इस और कदम बढ़ाए जा रहे हैं कि डॉलर के बिना इकोनॉमी को, आपसी इकोनॉमी को आगे बढ़ाया जाए, ट्रेडिंग को आगे बढ़ाया जाए। इससे डॉलर को एक बड़ा धक्का लगेगा। अब भारत के लिए क्या है? भारत, हम जानते हैं कि ब्रिक्स में एक बड़ा दुश्मन चीन भी है। अब चीन के साथ अगर हम अलाइन करते हैं तो उसमें भारत को क्या कुछ नुकसान हो सकते हैं, वेस्टर्न वर्ल्ड यही समझाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन यहां पर जो भारत की पॉलिसी, भारत सीधे ये कह रहा है कि दरअसल ये जो ग्रुप है ये एंटी यूएस या एंटी वेस्टर्न वर्ल्ड नहीं है, ये नॉन यूएस नॉन वेस्टर्न वर्ल्ड है, यानी उनके बिना, उनके खिलाफ नहीं है, उनके बिना है। और हम अपनी नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी को, जो गुट निरपेक्ष पॉलिसी है, उसको आगे बढ़ाते हुए हम यूएस के साथ भी संबंध रख सकते हैं और इस तरह के ग्रुप के साथ भी संबंध रख सकते हैं। और इसी आधार पर भारत बड़ी सलीके से ब्रिक्स में अपनी मजबूत स्थिति को, अपनी मजबूत प्रेजेंस को आगे बढ़ा रहा है। और यही वजह है कि इसका असर यह भी है कि चीन भी भारत ब्रिक्स में मजबूत जुड़ा रहे। चीन भी इस बात को समझता है, रशिया भी इस बात को समझता है। उसका नतीजा यह है कि 2020 के बाद जो संबंध भारत और चीन के बाद बिगड़े थे, खासतौर पर लद्दाख LAC पर, वहां पर एक नया समझौता हुआ है। चीन कुछ कदम पीछे हटने को तैयार हुआ है। वो इसी तरह के ब्रिक्स जैसे मंचों का ही नतीजा है कि जून 2020 से पहले की जो स्थिति थी, उस स्थिति पर चीन लौटने को तैयार हुआ है और दोनों डी एस्केलेट करने को तैयार हुए हैं। अब LAC पर अपने अपने जो फिलहाल जमे हुए थे, अड़े हुए थे, उससे पीछे कदम हटाने को तैयार दोनों देश हुए हैं। ये एक तरह का समझौता हुआ है। ये कहीं ना कहीं दोनों देशों के बीच जो तनातनी है उसको खत्म करने की तरफ एक बड़ा कदम है। जाहिर है ये एक भारत के लिए एक विन विन सिचुएशन है कि जब आपको कनाडा एक किसी खास खालिस्तानी एजेंडे के नाम पर किसी तरह डराने धमकाने की कोशिश कर रहा है और उसमें यूएस भी साथ दे रहा है। यूएस में मैंने देखा कि खालिस्तानी जो गुरपतपन पंडू जो है उसके नाम पर किसी तरह का दबाव डालने की कोशिश कर रहा है। भारत के एक एजेंट का नाम में उसकी पूरी पहचान वो जाहिर कर देता है। ऐसी स्थिति में भारत भी एक काउंटर प्रेशर डालने के लिए ब्रिक्स का इस्तेमाल कर रहा है, वो कर भी रहा है। जाहिर है ऐसे समिट के बाद जो प्रेशर है वो पूरी तरह से यूएस, वेस्टर्न वर्ल्ड और पूरी दुनिया G7 ग्रुप पर आ गया है। ऐसे में वो चाहेंगे कि किसी तरह भारत वो ऐसा कोना है जो ब्रिक्स के उस कोने को पकड़कर इसको किसी तरह बैलेंस करने की कोशिश करें। ऐसी स्थिति में भारत के लिए बड़ा फायदेमंद सौदा हो सकता है कि वो ब्रिक्स का डर दिखाकर G7 से और G7 का डर दिखाकर ब्रिक्स के देशों से अपने हितों की रक्षा करता रहे। मैं आपको बताऊं कि डिप्लोमेसी में यही सबसे ज्यादा जरूरी है कि अपने हितों की रक्षा किसी भी कीमत पर की जाए। ये कभी दोनों देशों के बीच जो खींचतान, तनातनी या जो संबंध है वो कभी भी स्थिर होने वाले नहीं होते। हमेशा ये रोजमर्रा की लड़ाई होती है। मुद्दे बदलते हैं,
दोनों देशों के जो दो अलग अलग देशों के जो हित हैं वो बदलते हैं और उसमें तनातनी भी होती है, उसमें समझौते भी होते हैं। लिहाजा भारत इसी तरह स्टांस को लेकर आगे बढ़ता रहे तो भारत एक मजबूत लीडर के तौर पर पूरी दुनिया के मंच पर उभरता हुआ दिखाई देगा। जय हिंद, जय भारत।